Hello friends, how are you? I hope you all are fine with your family. And it's pre-assumption that you have already watched my previous lecture, which I have uploaded before 2 or 3 days, and the topic was Partnership Act 1932 for CA Foundation Business Law Paper 2. Because that chapter is completely linked with today's session. And today I'm going to teach you chapter 3 of unit 3 of chapter 3 of same Partnership Act 1932. So let me share a screen. Open your study material. Unit 3, Registration and Dissolution of a Firm. I think already I have taught you that what is firm and what is individual. Okay, in the case of partnership. पार्टनरशिप के केस में हमने पहले ही मैंने आपको बता चुकी थी कि इंडिविजुअल और फर्म का क्या मीनिंग है। देखिए फर्म मतलब क्या हो जाता है कि कलेक्शन ऑफ पार्टनर जो कि वो बिजनेस करते हैं हम उसको फर्म बोलते हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल हम उसको एज अ पार्टनर कंसीडर करते हैं। तो लगभग जो प्रीवियस यूनिट था उसमें मैंने आपको टीच किया था बच्चों जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, जिसमें था कि डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप हम कवर कर चुके थे। देन एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप कि आपकी पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए या ऐसे क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से वो कंसीडर होगा कि पार्टनरशिप है। जैसे कि हमने देखा था ना कि पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर देयर शुड बी 2, उनमें एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल या राइटिंग दोनों भी हो सकता है। इन एडिशन ऑफ दिस उनका बिजनेस या तो उन्हीं ने कंडक्ट करना चाहिए सभी ने मिलकर या उनमें से किसी एक ने करना चाहिए, राइट। तो ये कुछ कंडीशंस हमने देखी थी। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कि ऐसी क्या क्या कंडीशंस हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल बी कंसिडर एज अ पार्टनरशिप। तो जो ऊपर मैंने कंडीशन प्रिस्क्राइब की ना एलिमेंट, वो सारे कंडीशंस यहीं पर थे, राइट। देन उसके बाद हमने देखा था पार्टनरशिप डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की पार्टनरशिप का कंपनी से क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप का इससे क्या डिफरेंस है अपना जॉइंट स्टॉक वाली कंपनी से, या फिर पार्टनरशिप का एचयूएफ से क्या डिफरेंस है, या पार्टनरशिप का क्लब से क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप देखी थी जिसमें था हमारा स्पेशल पार्टनरशिप था और जनरल पार्टनरशिप था। स्पेसिफिकली जैसे कि उनके पर्पस कंप्लीट हो जाते हैं वो वाली, और जनरल जो नेचुरली पार्टनरशिप होता है बाय द एग्रीमेंट। उसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनर हमने देखे थे, ठीक है। ये सारी चीजें अपन को इस चैप्टर में रिकॉल होंगी ही सही। अब अगेन मैंने चैप्टर 2 स्किप किया है, द रीजन बीइंग उसके प्रोविजंस थोड़े से हार्श है, मतलब आपको टिपिकलिटी जा सकती है। तो उसके लिए पहले आपको ये वाले कॉन्सेप्ट समझने थोड़े से जरूरी होंगे क्योंकि वो पूरा अपन कह सकते हैं कि बेयर एक्ट का लैंग्वेज है, ठीक है। बेयर एक्ट आई थिंक सो आपने सुना भी नहीं होगा, जस्ट 12th पास आउट के बाद बेयर एक्ट नहीं पता होता है, ठीक है। मतलब जो लॉ का लैंग्वेज रहता है ना कंप्लीटली सेक्शन जिसको अपन बोलते हैं वहां से उठाया हुआ लैंग्वेज है, ठीक है। अब ये वाले जो दोनों टॉपिक्स हैं, अभी जो रजिस्ट्रेशन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है ये आपने ऑलरेडी 12th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप के जब आपने अकाउंट्स बनाए थे तो थोड़ा सा उससे लिंक है, तो इट विल बी इजी कि हम एक कनेक्टिविटी बना ले सब्जेक्ट का, उसके बाद हम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स पर आएंगे। यूनिट नंबर 3, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, ठीक है। फर्म क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स, ग्रुप ऑफ पार्टनर्स जो कि पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है। मैंने ऊपर आपको बता दिया था पहले लेक्चर में कि पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज वॉलंटरी, ठीक है। आइदर आप चाहो तो उसको रजिस्टर करो, अदरवाइज एज यू विश। अगर आप उसको रजिस्ट्रेशन नहीं भी करो तो भी चलता है, लेकिन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल फॉर फ्यूचर डिस्प्यूट दैट आपको पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। यहाँ पर इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, कि फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है, कब किया जाता है, या उसका रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं, किसे परिणाम भुगतने पड़ सकता है। एंड सेकेंड टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, की फर्म को हम खत्म कैसे करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे मोड ऑफ अफेक्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। डिसोल्यूशन के भी अपने टाइप्स होते हैं अलग अलग, कि डिसोल्यूशन कौन करता है, फर्म को खत्म कौन करता है, समापन, पार्टनरशिप का समापन, साझेदारी का समापन। जिसे कुछ बच्चे हो सकता है कि हिंदी मीडियम से भी हो, तो इसीलिए कुछ कुछ वर्ड्स मैं टिपिकल हिंदी के यूज करूंगी जो आपने 12th में पढ़े हैं, ताकि आप उनको इन सब चीजों से लिंक कर पाओ। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, अब डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म में 2 वैरायटी होता है। फर्स्ट वन, डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, ऐसा डिसोल्यूशन जिसमें कोर्ट का कोई संबंध नहीं होता, पार्टनर्स की अपनी विल पर अपने हिसाब से उसका डिसोल्यूशन किया जा सकता है। और सेकेंडली है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ठीक है, जिसमें कि कोर्ट का इंटरफेरेंस होता है।
अब जैसे डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट है कि जिसमें इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट नहीं होता, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता, तो वो कैसे हो सकता है? बाय द एग्रीमेंट, अलग अलग सेक्शंस है। बाय द एग्रीमेंट या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ, जिसको हम बोल सकते हैं कि कंपलसरी डिसोल्यूशन। इसका आगे डीपली स्टडी हम करने वाले हैं, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू ले लो आप चैप्टर का। डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज, कुछ ऐसी सर्टन चीज आ जाती है जब आपको कंपलसरी डिसोल्यूशन करना ही पड़ जाता है, डिसोल्यूशन बाय नोटिस एटसेट्रा। लेट्स स्टार्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। ठीक है, फर्म का रजिस्ट्रेशन क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि फर्म क्या होता है। मैंने ऊपर भी इलॉबरेट किया, पिछले लेक्चर्स में भी इलॉबरेट किया हुआ है। फर्म मतलब क्या होता है? जब हम पार्टनरशिप को बोलते हैं कि हमारा पार्टनरशिप है कलेक्टिवली, उसको हम नाम देते हैं कि फर्म। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कंपनी का एग्जिस्टेंस ही क्या होता है कि जैसे कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है ना, कि आइज ऑफ लॉ में, मतलब कि कानून के हिसाब से उनको एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलना, उसी को बोला जाता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कैसे होगा? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना है कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? सेक्शन 58 ऑफ सेड एक्ट, मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो ग्रीन कलर के मार्क्स किए ना मैंने, ये मैंने खुद से एडिटिंग की है कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट में जब एग्जाम डे होगा तब आप ये पूरा स्टडी नहीं कर पाओगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा कि हम लॉ का लैंग्वेज इतना पढ़ सकें। तो कुछ तभी तो ऐसी हिंट्स होनी चाहिए जो पढ़ के हमें तुरंत याद आ जाए कि इस पूरे सेक्शन में क्या एलॉबरेशंस है, क्या उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ हिंट है, पहले सेक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस हिंट पर जाएंगे। Section 58, subsection 1, the registration of the firm may be affected at any time by sending by post or delivering to the registrar an area of which the place of business of the firm is situated or proposed to be situated। ठीक है, देखो हर एक लाइन के हर एक वर्ड का अपना एक अलग मीनिंग है, वो भी वेरी डीप। ठीक है, देखो एनी टाइम बाय सेंडिंग पोस्ट ऑन डिलीवरी, आप क्या फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है किसी भी समय पर कर सकते हो। ठीक है, किसके पास करना पड़ेगा आपको? उस रजिस्ट्रार के पास जहां पर आपकी फर्म सिचुएटेड है, उस एरिया के रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, या any place of the business of the firm is situated or proposed to be situated। हो सकता है कि आपने अभी पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं, प्रपोज टू बी सिचुएटेड मतलब कि आपका पार्टनरशिप किसी दूसरे प्लेस पर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, या फिर एक प्लेस पर स्टार्ट हो चुका है, हमने पहले पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन नहीं किया था क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन क्या था? ऑप्शनल। अपन ने पहले लेक्चर में पढ़ा था ना, तो जब इसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल था इसीलिए हमने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, बट नाउ अब हमें करना है। तो प्रपोज टू बी सिचुएटेड कि जहां पर आपका बिजनेस सिचुएटेड होने वाला है, आपने अगर बिजनेस का लोकेशन चेंज किया है या फिर अब आप न्यू स्टैब्लिशमेंट करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जहां पर आप सिचुएट होने वाले हो उसके अकॉर्डिंग आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो उस रजिस्ट्रार के पास जो उस एरिया का है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उस एप्लीकेशन में एक स्टेटमेंट होगा जो ये चीजें डिफाइन करेगा। अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड अकम्पनीड बाय द प्रिस्क्राइब फीस, जो फीस रजिस्ट्रार की होगी उस फीस के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट में ये चीजें होंगी। फर्म का नेम, प्लेस ऑफ बिजनेस, एनी अदर प्लेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, हो सकता है कि एक फर्म अपने दो चार प्लेसेस से बिजनेस चलाती हो तो वो। डेट विद द पार्टनर्स ज्वाइन, जब पार्टनर्स ने ज्वाइन किया वो वाला डेट। नेम इन अ फुल ऑफ द परमानेंट एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म्स। अल्टीमेटली ऑलमोस्ट वो सारी चीजें जो कि आपने डीड में लिखी थी, याद है मैंने बताया था कि डीड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे फ्यूचर में लड़ाई ना हो, तो बेसिक बेसिक चीजें आपको लिखनी पड़ेगी और ये आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगी रजिस्ट्रार के पास जहां पर आपका ऑफिस सिचुएटेड है, प्रपोज टू बी सिचुएटेड है। ठीक है, स्टेटमेंट शैल बी साइन बाय ऑल पार्टनर्स, स्टेटमेंट पे सभी पार्टनर्स का सिग्नेचर चाहिए एंड देयर एजेंट्स स्पेशली अथराइज इन इट्स बिहाफ, और उन्होंने अगर किसी को एजेंट अथराइज किया है तो उसके भी सिग्नेचर्स होने चाहिए। ईच पर्सन साइनिंग द स्टेटमेंट शैल आल्सो वेरीफाई इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, सभी ने जो साइन किया उसको उसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। और फर्म तो इस तरीके से अपन उसको एप्लीकेशन दे सकते हैं रजिस्ट्रार को फॉर रजिस्टरिंग द पार्टनरशिप। ठीक है, फर्म का जो नेम है वो ये वाले वर्ड्स नहीं होने चाहिए, फर्म के नेम में आपको पार्टनरशिप का जो नाम रखना है उसमें ये वर्ड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट है क्रोन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई भी वर्ड्स यूज करना है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लगेगा। The registration of the partnership is optional, जैसा कि अपन को पता है, and one partner cannot compel another partner to join in the registration of the firm. It is not essential that the firm should be registered from the very beginning। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप वेरी बिगनिंग में रजिस्ट्रेशन करो, आपको बाद में रियलाइज हुआ कि यार लड़ाई हो सकता है, क्योंकि क्या होता है इनिशियली हर किसी के पास एक एंथुजियाज्म होता है कि नहीं सब पॉजिटिव होता है कि सब अच्छा होगा, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस करते हैं तब आपस में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लग जाता है, तब उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं हमें रजिस्टर्ड करना चाहिए, तो आप वेरी बिगनिंग में ना करके बाद में भी उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते। ठीक है,
या इवन सब्सिक्वेंट अल्टरेशन इन द नेम, प्लेस, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा। आपने पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करवा लिया, उसके बाद आपको उसमें कुछ अल्टरेशन करना है, जैसे कि अपन कंपनीज में पढ़ चुके होते हैं ना कि एमओए में, एओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें भी कोई अल्टरेशन करना होता है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है। Registration section 59 when the registrar is satisfied with the provision of section 58 complied। जो section 58 में आपने एप्लीकेशन किया था, एप्लीकेशन के सारे स्टेटमेंट अटैच किए थे, प्रिस्क्राइब फीस पेड किया, अगर ये सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड है तो 59 में आपको रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप दे देगा। ठीक है, और वो अपने रजिस्टर में उसको रिकॉर्ड कर लेगा एज अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म। कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन सेक्शन 69। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ठीक है, हम रजिस्ट्रार के पास नहीं गए हमारी पार्टनरशिप को रजिस्टर कराने के लिए, तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, क्या क्या परिणाम होंगे जो कि सबको भुगतने पड़ सकता है। ठीक है। Therefore, it is a panel under the English law. Registration of firm is compulsory. Therefore, there is a penalty of non-registration of the firm. But Indian Partnership Act does not make the registration of the firm compulsory, nor does it impose any penalty for the non-registration. Even आपने registration नहीं भी कराया तो कोई penalty नहीं है कि आप registration मत कराओ। ठीक है, सिर्फ ये है जो मैंने green line highlight किया है, आपको एग्जाम में इतना ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन करो वरना भुगतने के लिए तैयार रहो। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उसके परिणाम तो हानिकारक होंगे। परिणाम यही होंगे कि जो भी आपके डिस्प्यूट्स होंगे उसको सॉर्ट आउट करना नॉट अ बस की बात। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। जैसे नंबर 1, नो सूट इन सिविल कोर्ट बाय अ फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अगर आपका जो फर्म है वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आपकी फर्म चाहकर भी थर्ड पार्टी पर कोई भी स्यू नहीं कर सकती है। ठीक है, थर्ड पार्टी मतलब कि आपके जो पार्टनर्स है वो नहीं, आपके पार्टनर्स के, आपकी पार्टनरशिप फर्म के साथ किसी तीसरे ने कोई एग्रीमेंट किया, विदाउट एग्रीमेंट कोई ट्रांजैक्शन किया, अब आपको उसके खिलाफ स्यू करना है बिकॉज लड़ाई हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, सो यू आर नॉट हैविंग लीगल राइट टू गो टू द कोर्ट फॉर फाइलिंग स्यू अगेंस्ट हिम। ठीक है, आपको उसके अगेंस्ट जाकर कोर्ट में सूट फाइल करने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये सब करना था तो पहले ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते ना। ठीक है, a registered firm can only file suit against the third party and the person suing have been in the register of the firm as a partner in the firm। हाँ, उसके अलावा भी एक और चीज है, अगर आपका फर्म रजिस्टर्ड है तो आप किसी के खिलाफ, थर्ड पार्टी के खिलाफ स्यू फाइल कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज नहीं कर सकते। और उसके अलावा रजिस्टर्ड है और प्लस आपका जो पार्टनरशिप का जो आपने वहां पर स्टेटमेंट फाइल किया है, जो एग्रीमेंट है, उसमें सारे पार्टनर्स का सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, तभी वो आपका लीगल एग्जिस्टेंस में आएगा कि आपने किसी तीसरे के खिलाफ स्यू किया। इट मीन जितने पार्टनर हैं सभी का उस एग्रीमेंट में साइन होना चाहिए और वो फॉर्म रजिस्टर्ड होना चाहिए, देन ओनली यू आर हैविंग लीगल राइट टू फाइल केस। Now next, no relief to partner for setup of claim. If an action is brought against the firm by third party, then neither the firm nor the partner can set off if the suit be valued more than 100 rupees or pursue other proceeding to enforce the right arising from any contract। सी, जो फर्स्ट वाला कंडीशन था उसमें ये था कि पार्टनरशिप किसी तीसरे पर केस नहीं कर सकती अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो। ठीक है, सेकंड वाले में क्या है कि किसी तीसरे ने आपके ऊपर केस किया, मतलब अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर कोई केस कर सकता है बट अनरजिस्टर्ड फर्म किसी और के ऊपर केस नहीं कर सकती है। ठीक है, तो किसी तीसरे ने अगर तुम्हारे ऊपर कोई केस किया है तो भी आप उसका क्लेम नहीं ले सकते हो अगर वो 100 रुपीज से ज्यादा अमाउंट का है तो। ठीक है, aggrieved partner cannot bring legal action against other partner of the firm। इवन पार्टनर पर भी किसी प्रकार का कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता है क्योंकि आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं थी। बट सच अ पर्सन में sue for dissolution of the firm or for more accounts and realization of his share in the firm's property where the firm is dissolved। ठीक है, वो पर्सन पर, मतलब वो पार्टनर पर केस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वो फर्म की डिसोल्यूशन के लिए केस कर सकता है कि भाई मुझे तो इस फर्म में रहना ही नहीं है, आप इसको डिसॉल्व करवा दो। ठीक है, थर्ड पार्टी कैन स्यू द फर्म, और थर्ड पार्टी फर्म पर स्यू कर सकती है, उन पर केस कर सकती है। लेकिन अब इसके कुछ एग्जिबिशंस हैं। एग्जिबिशन किसके? नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म डज नॉट हाउएवर अफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स। ये राइट्स अवेलेबल है बाकी भले फर्म रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। ठीक है, ये राइट्स अवेलेबल रहेंगे। कैसे? किसको? द राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू स्यू टू द फर्म और एनी पार्टनर। थर्ड पार्टी को राइट है कि वो किसी भी पार्टनर पर या पूरी फर्म पर केस कर सकती है अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है तो।
राइट ऑफ अ पार्टनर टू स्यू फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, पार्टनर के पास ये राइट है कि वो फर्म के डिसोल्यूशन की, भाई हमारी फर्म को खत्म कर दो, इसके लिए केस कर सकता है, ठीक है। The power of an official assignee, receiver of the court to release the property of insolvent partner and to bring an action. जो डिसीज पार्टनर है ना, मतलब इंसॉल्वेंट हो गया कोई पार्टनर, तो उसके जो लीगल हायर्स हैं या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे या उसके जो पर्टिकुलर अपन बोल सकते हैं कि भाई जो चलते आते हैं अपने असाइनीज जो रहते हैं, तो वो सारे चाहे तो वो क्लेम कर सकते हैं, मतलब पार्टनर खुद नहीं कर सकता लेकिन वो सारे चाहे तो कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, अपन उस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। A and company is registered as a partnership formed in 2015 with A, B and C partners. तीन partners थे जिन्होंने अपनी partnership को नाम दिया था A and company. In 2016 A dies, A मर जाता है। 17 में B and C sue acts in the name and behalf of company A and company, ठीक है। देखो होता क्या है, तीन पार्टनर होते हैं, ए मर जाता है तो जो बी और सी रहते हैं वो दोनों मिलके किसी तीसरे पर केस करते हैं, सेम पार्टनरशिप का जो फर्म का नाम था ना ए एंड कंपनी, उसको अल्टर किए बिना, तो उसको अल्टर किए बिना वो तीसरे पर फाइल करते हैं केस विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। उसने फर्म का फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, क्योंकि हुआ क्या, यहाँ पर फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हुआ ना। कोई भी पार्टनर फर्म में जब आता है या पुराना कोई चला जाता है, तब हम बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप का कंस्टिट्यूशन ही री हो गया, मतलब वो बदल गया, इसीलिए उसको रिकंस्टिट्यूशन बोला जाता है। आगे वो टॉपिक शायद आएगा। Without first registration, now the first question is or consideration is whether the suit is maintainable or not. सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही पूछा है कि क्या ये सूट मेंटेनेबल है, मतलब क्या ये सूट एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, कहीं ना कहीं तीन पार्टनर थे, एक का चला गया, दो लोग अब पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रहे हैं विद द सेम नेम विदाउट अल्टरिंग द नेम, उन्होंने नेम को अल्टर नहीं किया है। तो क्या इनका स्यू जो उन्होंने फाइल किया है एक्स के खिलाफ वो एक्सेप्टेबल होगा इन द आइज ऑफ लॉ, वो पूछा जा रहा है। As regard the questions whether in a case of registered firm whose business was carried on after the dissolution by death of one partner, suit can be filed by remaining partner. ठीक है, सूट रिमेनिंग पार्टनर फाइल कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ डेथ ओनली। ठीक है, अगर इसी के प्लेस पे कोई पार्टनर यहाँ से चला गया होता एज अ रिटायरमेंट लेकर या फिर एनी ऑफ द रीजन, तो इनको राइट नहीं रहता कि वो केस फाइल करते, बट इन केस ऑफ डेथ वो कर सकते हैं। ठीक है, it was decided that the remaining partner should be in respect of such subsequent dealings and transactions even though the firm was not registered again after such a dissolution and notice not of the partner was given and no notice of the partner was given to the registrar। देखो आपको क्या हो जाता है, जैसे कि फर्म का रिकंस्टिट्यूशन करना है। सबसे पहले तो अब मैं यही बता देती हूँ आपको कि फर्म का रिकंस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है। हमारी अच्छी भली पार्टनरशिप चल रही थी, हम तीन पार्टनर थे, कोई एक नया पार्टनर एंटर हुआ उसमें हमारी कंडीशंस को एग्री करते हुए जैसा हमने चाहा वैसा। अब ये तीन से पार्टनर कितने हो गए, चार हो गए। सीधी सी बात है, पहले एक चपाती तीन लोगों में बट रही थी, अब एक चपाती चार लोगों में बटेगी, समझ रहे हो, मतलब उनका जो शेयरिंग रेशियो है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पार्टनर का जो हमने पार्टनरशिप में जो हमने एग्जिस्टिंग में पार्टनरशिप था उसमें चेंज हुआ, यानी उसके कंस्टिट्यूशन में बदलाव आया, जिसको हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन आइदर कोई पार्टनर आएगा तब होगा, सेम कोई पार्टनर जाएगा। ठीक है, चार पार्टनर थे, कोई एक चला गया, जो चपाती चार में बट रही थी अब वो तीन में बटेगी, मतलब उनका जो गेनिंग रेशियो है वो बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें आपने 12th में पढ़ी हुई है, बट ये बहुत शॉर्ट में मैंने समरी दे दिया, इट्स अजम्पशन दैट आपको वो आता है ना। तो रिकंस्टिट्यूशन हुआ, तो या रिकंस्टिट्यूशन जिंदा जिंदा के केस में चलेगा, लेकिन यहाँ पर डेथ के केस में अगर ऐसा कुछ है तो आपको रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा कि हमारी फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो गया है। लेकिन इस केस में आपने रजिस्ट्रार को ना नोटिस दिया ना अपना नेम ऑल्टरेशन किया, डायरेक्टली बी और सी ने केस फाइल किया खिलाफ एक्स के, तो क्या वो मेंटेनेबल है, अब उसको पढ़ते हैं। The test applied in these cases were whether the plaintiff satisfied the only two requirement of the section 69 of the act, namely दो कंडीशन अगर फॉलो होती हैं सेक्शन 69 की, तो जो प्लेंटिफ है जिसने केस फाइल किया है, प्लेंटिफ बोले तो जिसको पेन हुआ, जिसने केस फाइल किया, ठीक है, तो जिसने केस फाइल किया है अगर वो टू कंडीशन फॉलो करता है तो उसका केस मेंटेनेबल है, अदरवाइज नहीं। फर्स्ट वन, the suit must be instituted by or on behalf of the firm which had been registered। जो फर्म रजिस्टर्ड थी वो ही सूट फाइल कर रही है, ठीक है, मतलब अनरजिस्टर्ड अगर कोई फर्म होगी उसमें किसी पार्टनर का डेथ होगा तो वो सूट फाइल नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया, यानी इस लाइन में ऑलरेडी एक केस स्टडी तो हम पढ़ ही रहे हैं, दूसरा केस स्टडी भी मर्ज्ड है। वो क्या बोल रहे हैं कि रजिस्टर्ड अगर वो फर्म है तो पार्टनर का डेथ हो गया तो रिमेनिंग पार्टनर स्यू फाइल कर सकते हैं विदाउट अल्टरिंग द नेम एज वेल एज विदाउट इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार अबाउट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
इतनी पिक्चर क्लियर हुई आपको? आई होप हो गई, नहीं तो पॉज करके इसको अगेन सुनिए, उसके बाद आगे, क्योंकि लिंक है सब कुछ। नेक्स्ट वन, ये फर्स्ट कंडीशन आपको चेक करना है। एंड नेक्स्ट वन, सेकंड कंडीशन, द पर्सन सुइंग हैड बीन शोन एज अ पार्टनर इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स। आपकी जो फर्म का रजिस्टर्ड था उसमें वो बंदा जो कि अभी नहीं है, मतलब डेथ हो गया ना ऊपर ए का, ठीक है, तो अभी वो नहीं है, बट जो पहले था तो उसका उस रजिस्ट्रेशन में नाम होना चाहिए, जो फॉर्म ने आपने अग्रीमेंट ड्राफ्ट किया हुआ है, जो कि आपने रजिस्ट्रार के पास दिया था, स्टेटमेंट दिया था ना अपने ऊपर कि नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, नेचर ऑफ द बिजनेस, ऑल दिस थिंग्स, जो कि विच एवर इज डिफाइंड इन द डीड आल्सो, ठीक है। हाँ, तो वो कंडीशन, तो उसका नाम होना चाहिए फर्स्ट थिंग। और दूसरा थिंग अपन ने क्या बोला था कि जो फॉर्म क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। In view of the position of law, the suit of the case by B and C against X's name and behalf of A company is maintainable, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। वो फर्म पहले रजिस्टर्ड थी और उसमें ए का नाम पहले था, ठीक है। यानी इसको अगर अपन थोड़ा सा ट्रिकी और देखेंगे ना बच्चों, तो हो सकता है एग्जाम में ऐसा कुछ केस स्टडी आ जाए कि आपको गौर करना है। देखो, लॉ सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि आपने सेक्शन पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, हो गया। केस स्टडी घूम फिर के आएगा, तो आपको उसके कंसेप्ट जो उससे लिंक्ड है वो सारी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइन। नाउ देखो, इसमें क्या बोला कि फर्म रजिस्टर्ड है, मतलब कि ये कब एप्लीकेबल नहीं होगा कि अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है, भले से वहां पर डेथ हो गया, बट आप फिर भी यू आर नॉट लाइबल, यू आर नॉट हैविंग राइट टू फाइल द स्यू। आपको स्यू फाइल करने का कोई राइट नहीं है अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है, तो फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये क्या बोल रहा है कि उस पार्टनर का नाम उस फर्म में होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं एकदम सॉलिड वाला, कि 3 पार्टनर थे, ठीक है, 3 पार्टनर थे और ए अभी रिसेंटली ही ज्वाइन हुआ था। पहले 2 पार्टनर थे, ए अभी रिसेंटली ही ज्वाइन हुआ और ए का ही डेथ हो गया। जब ए रिसेंटली ज्वाइन हुआ तो हमने उसको रिकंस्टिट्यूशन में उसका नाम रजिस्ट्रार को नहीं भेजा, ठीक है। तो इस केस में उसका नाम उस एग्रीमेंट पे भी नहीं है, क्योंकि हमने उसकी रिकंस्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट डबल ड्राफ्ट किया ही नहीं। तो जब वहां पर उसका नाम नहीं है, तो इस केस में भले से ए मर गया हो, आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड है, स्टिल आप केस नहीं फाइल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन में से एक ही फॉलो हो रही है कि फॉर्म रजिस्टर्ड है। ये फॉलो नहीं हो रही कि उस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के समय ए वहां का पार्टनर था जिसका नाम उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। आई होप नाउ यू क्लियर योर ऑल कंसेप्ट रिगार्डिंग दैट, राइट। अच्छा, अब अपन आता है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। फर्म कैसे खत्म होती है ना। अभी तक अपन ने रजिस्ट्रेशन पढ़ा और नॉन रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। लाइन आपको पढ़ने में बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन ट्विस्टी है। अगेन रीड करो। लॉ को जितना लाउडली रीड करोगे, जितना पॉज देकर रीड करोगे, उतना इधर बैठेगा, ठीक है। मतलब आप सोच रहे हो कि थियोरिटिकल कंसेप्ट आप ऐसे पढ़ लो जैसा अपन 11th 12th या फिर पहले कभी पढ़ा होगा कि ऐसे नींद भी कर रहे हैं और ऐसे ऐसे करके पढ़ रहे हैं। इट विल नॉट बी हेल्पफुल, है ना। बिल्कुल नहीं, बच्चों दिमाग में जाएगा ही नहीं। तो लॉ को लाउडली पढ़ो, चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, जितना चिल्ला के पढ़ सकते हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, आई एम श्योर। Let's see. 39. The Indian Partnership Act 1932. The dissolution of a partnership between all partner of a firm is called dissolution of a firm. पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन सारे पार्टनर के बीच में उनकी सहमति से ही डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहलाता है। इट मीन्स, दिमाग की घंटी बजना चाहिए कि पार्टनरशिप ऑफ फर्म एंड पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज अ क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। और ये क्वेश्चन 12th में हर बार आता है बच्चों को, बच्चे लिख कर भी आते हैं, बट रटा रटाया लिख कर आता है, ठीक है। नाउ हम उसका कंसेप्चुअली आज पढ़ेंगे। सी, बेसिस ऑफ डिफरेंस है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, पहले तो आपको ये समझ लेना है कि फर्म बड़ा कॉन्सेप्ट है, पार्टनरशिप छोटा कॉन्सेप्ट है। पार्टनरशिप अपन बोल सकते हैं कि जो बंदों के बीच में जो एग्रीमेंट है जो हो रहा है, और फर्म बोले तो पार्टनरशिप से थोड़ा सा ऊपर का कॉन्सेप्ट है ना। फर्म का बंद हो जाना यहाँ पर और वहां पार्टनरशिप का बंद हो जाना, दोनों में फर्क है। कैसा, देख लेते हैं। कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस किसमें कंटिन्यू होगा। इट इन्वॉल्व डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस इन पार्टनरशिप, ठीक है। डिसोल्यूशन में मैंने ऊपर एक ग्रीन लिखा है कि सब खत्म और यहाँ पर न्यू शुरुआत होती है ना, ठीक है। अब एग्जाम में अगर आप पूरा नहीं पढ़ पाते हो, बहुत हम एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे करते हैं ना कि बस पेजेस टर्न करो, पेजेस टर्न करो, ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो फिर आपको सिर्फ ये भी पढ़ना, जैसे सब खत्म और न्यू शुरुआत होती है, इतना भी पढ़ लिया तो आपको एग्जाम में जरूर पिक्चर इसकी क्लियर हो जाएगी, आई नो। एंड अपन पढ़ते हैं कि जो बिजनेस है वो डिसकंटिन्यू किसमें होगा।
ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में मतलब क्या हो जाता है कि आपका बिजनेस कंटिन्यू नहीं रख सकते आप, आपको पूरा बिजनेस खत्म करना होता है। ठीक है, पूरा कंप्लीटली डेथ जिसको हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब कि एक प्रकार का इंसॉल्वेंसी सिचुएशन आ जाता है ना जब बिजनेस में, कि मतलब हम अधमरे जिसको बोल सकते हैं कि हम बीमार हैं, या फिर ऐसा सिचुएशन कि कुछ भी चेंजेस आया है। चलो ठीक है, चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ जो फर्म है उसका मीनिंग है कि सब कुछ खत्म कर देना, तालाबंदी कर देना। और यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है मतलब कि पार्टनरशिप को एक नया रूप देना, है ना। वाइंडिंग अप, इसमें क्या हो जाता है, वाइंडिंग अप हो जाता है, आप क्या करते हो, रियलाइजेशन ऑफ असेट एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। आप असेट्स को क्या करते हो, रियलाइज करते हो, उनको बेचते हो, उनसे जो पैसा आता है फिर उसको लाइबिलिटी को पे करते हो। याद है हमने 12th में रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, वो इसी का कंसेप्ट है। इट्स इन्वॉल्व ओनली रिकंस्टिट्यूशंस एंड रिक्वायर्ड द रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ रिकंस्टिट्यूशन होता है आपका। जैसे मैंने जो ऊपर सिचुएशन बताया ना आपको कि 3 पार्टनर है, कोई नया आ रहा है तो भी रिकंस्टिट्यूशन, 4 पार्टनर है, कोई पुराना टपक रहा है, रीजन ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, जो भी रीजन, ठीक है, अनसाउंड माइंड या और भी मे बी रीजन, किसी भी रीजन से, पर्सनल रीजन से क्यों ना जा रहा हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, रिकंस्टिट्यूशन, है ना। ऑर्डर ऑफ कोर्ट, फॉर्म में भी डिसॉल्व बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है, आपकी फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है, मे बी वर्ड है ना, विल भी नहीं है, बहुत फर्क है इन दोनों वर्ड्स में। सी, डिसॉल्व हो सकती है बाय द कोर्ट, यानी कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया तो भी डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म पॉसिबल है इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड फॉर्म। अगर आपकी फॉर्म ही अनरजिस्टर्ड है तो आप अपनी सारे मिलकर आपकी सहमति से उसको डिसॉल्व कर सकते हो। इस टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे डीपली आएगा। आई मीन टू से डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज नॉट ऑर्डर बाय द कोर्ट। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्यों नहीं है, क्योंकि एक रिकंस्टिट्यूशन है, एक नई शुरुआत थोड़ी देर बाद होने ही वाली है। तो क्या आप बार बार कोर्ट का दरवाजा थोड़ी खटखटाते बैठेंगे, राइट। और अगर खटखटाएंगे तो मिलेगा क्या, तारीख पे तारीख ही मिलेगी। इट नेसेसरीली इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पार्टनरशिप खत्म होती है, लेकिन इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप खत्म हुई तो फर्म खत्म होगी जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप खत्म हुई है, वो रिकंस्टिट्यूट होकर एक नया रूप भी ले सकती है। लेकिन अगर आपकी फर्म खत्म हुई तो इट मीन्स पार्टनरशिप खत्म है। ठीक है, इस पर्टिकुलर टैगलाइन पे क्वेश्चन आ सकता है कि डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज अ डिफरेंस विद बिटवीन सॉरी डिफरेंस विद द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन विद द फर्म। ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं अपन कि जो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है वो फर्म, पार्टनरशिप का जो डिसोल्यूशन है वो फर्म का डिसोल्यूशन है, जरूरी नहीं है, लेकिन फर्म का डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है। ठीक है, वो लाइन ही ट्विस्टी है तो थोड़ा बहुत हो जाता है, मतलब आपको भी पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, तो बिल्कुल फुल कॉन्शियस होकर कीजिएगा। फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स। ठीक है, फाइनल क्लोज हम कब करते हैं, जब फर्म का मतलब डिसोल्यूशन होता है, पूरा समापन हो जाता है हमारी फर्म का, तब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, वसूली खाता जिसको हम बोलते थे इफ स्टूडेंट्स आर बिलोंग टू प्योरली हिंदी मीडियम। ठीक है, डज नॉट इन्वॉल्व फाइनल अकाउंट्स क्लोजर, इट्स अ रीवैल्यूएशन अकाउंट, कि आपकी असेट और लाइबिलिटी का हम रीवैल्यू करते हैं ताकि हम अमाउंट ऑफ गुडविल निकाल सकें। ठीक है, और सामने वाले के लिए कि जो न्यू पर्सन आ रहा है उसको कितना कैपिटल लाना चाहिए, या जो पुराना जा रहा है तो उसको कितना गुडविल देना चाहिए, उसकी वजह से हमारी बिजनेस में गुडविल जनरेट हुआ ना। ठीक है, और अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आ रहा है तो वो मेरे 12th के लेक्चर में जाकर वहां पर देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैंने 12th के हिसाब से स्टडी किया है। सपोज फ्यू स्टूडेंट्स आर बिलोंग टू मैथ्स बैकग्राउंड, वो भी सीए करते हैं, तो अगर उनको मैं बार बार 12th को लिंक करती हूँ, तो अगर उनको नहीं समझ में आता है तो मेरा पर्सनल चैनल भी है, द दीपा मैम लाखवानी, आप वहां पर जाकर मेरे 12th के लेक्चर देख सकते हैं, तो वहां से कॉन्सेप्ट इधर आपका लिंक होते जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, ये डिसोल्यूशन तो हमने बात कर ली कि भाई हमारी फॉर्म खत्म हो रही है, तो अब आ जाता है कि फॉर्म का खत्म होने किन किन टाइप से, किन किन मोड्स में, किन किन वे में फॉर्म खत्म होता है। ठीक है, डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, डिसोल्यूशन ऐसा जिसमें कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब कि वॉलंटरी डिसोल्यूशन। ठीक है, जिसमें आप क्या करोगे, इसमें भी 4 तरीके के हैं। द फर्स्ट वन, डिसोल्यूशन बाय एन एग्रीमेंट, आप सभी ने एग्रीमेंट में ऑलरेडी लिख के रखा था। क्या लिख के रखा था, आपने फॉर्म को रजिस्टर्ड नहीं किया था, लिख के रखा था कि हम जब चाहेंगे इसको ताला लगा देंगे, हम सबकी सहमति से। अगर आपने ये लाइन उसमें लिख दी है, इस तरीके से नहीं, मैं सिर्फ एक कॉमन वे में बता रही हूँ आपको, अगर आपने ऐसा लिख दिया है तो आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट, उनके कोर्ट के इंटरफेरेंस के बिना आप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। फाइन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन में क्या हो जाता है, बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट व्हिच मेक्स इट अनलॉफुल फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म टू बी कैरिड ऑन पार्टनर और कैरिड द पार्टनरशिप। ठीक है, कुछ ऐसा इवेंट हो गया कि पार्टनरशिप आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, कुछ भी हो जाए नहीं कर सकते हो, मतलब बिजनेस के लिए ही वो अनलॉफुल है, तो फिर सारे पार्टनर मिलकर डिसाइड कर ही लेंगे कि उसको अपन क्या कर लें, कंपल्सरी डिसोल्यूशन कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, अ फर्म इज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग पर्टिकुलर केमिकल
एंड लॉ इज पास्ड व्हिच बैन्स ऑन द ट्रेडिंग ऑफ सच अ पर्टिकुलर केमिकल। आपका बिजनेस ही था एक केमिकल बनाने का, लेकिन एक ऐसा लॉ पास हुआ कि अब ये केमिकल नहीं बनेगा, ठीक है। अब अगर अब वो केमिकल बनेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगा, कि आपको डिसोल्यूशन करना ही है, आपका बिजनेस ही वही था, उसके अलावा कोई दूसरा बिजनेस था ही नहीं, राइट। डिसोल्यूशन एंड हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज, कुछ ऐसी कंटीजेंसीज भी होती हैं, घटनाएं हो सकती हैं जिसकी वजह से फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है। कैसे, जैसे कि फॉर अ फिक्स टर्म, आपने, मैंने कल बताया था आपको, मतलब प्रीवियस लेक्चर में, कि फर्म को हम पार्टनरशिप का एक टाइप था जिसमें कि हमने पढ़ा था कि फॉर अ फिक्स टर्म पर्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टनरशिप, पर्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टनरशिप में एक ड्यूरेशन वाला पॉइंट था, जिसमें कि था कि आपने पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए की हुई है, अगर आपका ड्यूरेशन फिनिश, इट मीन आपका पार्टनरशिप फिनिश, ठीक है। यानी कि वो ऑटोमेटिकली अपन इसको बोल सकते हैं कि डिसोल्यूशन हो गया विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, इसमें भी कोर्ट के इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है। Where the firm is constituted to carry out one or more the two adventures and undertaking, then the completion of the effort, आपका कोई पर्पस था, वो पर्पस कंप्लीट हो गया, तो भी आप चाहो तो उसको डिसोल्यूशन कर सकते हो विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, किसी एक आधा पार्टनर की डेथ हो गई तो भी आप कोर्ट के इंटरफेरेंस के बिना कर सकते हो, ठीक है। बाय एजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, अगर कोई पार्टनर ही इंसॉल्वेंट हो गया, क्या कर लोगे आप, उसके बाद थोड़ी बिजनेस करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिसोल्यूशन कर सकते हो। डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट अ विल, अगर आपकी पार्टनरशिप ऐसी थी, एट अ विल पार्टनरशिप अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें कि आपने क्या लिखा था, हमारे जी में जो आएगा हम वो करेंगे, ये सारी चीजें आपने एग्रीमेंट में लिख के रखी थी, ठीक है। पार्टनरशिप एट अ विल, द फर्म में डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल पार्टनर्स, इसमें आपने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ होता है कि हमारी पार्टनरशिप एक विल पर है, कोई भी पार्टनर एक राइटिंग में नोटिस दे दे कि पार्टनरशिप को बंद करो, मतलब पार्टनरशिप आपको बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, ऊपर वाले जो अपन ने सारे पढ़े थे उसमें ये था कि कोर्ट आपकी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, आनाकानी उसकी नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि डिसोल्यूशन कोर्ट के द्वारा होगा। कैसे, the court may at the suit of the partner dissolve the firm or any of the following ground, किसी पार्टनर ने सूट किया कंपनी पार्टनरशिप के ऊपर कि हमको ये डिसॉल्व चाहिए, तो मतलब कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा और कोर्ट ऑर्डर देगा कि इसको बंद करो, ठीक है। या फिर ये भी है एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड, इन सारे ग्राउंड्स पर भी कोर्ट आपको क्या देगा, ऑर्डर देगा। जैसे कि अनसाउंड माइंड, पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया, ठीक है, पागल हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, किसी पागल का परमानेंट किसी पार्टनर का परमानेंट इनकैपेसिटी हो गया, जैसे पार्टनर मतलब हैंडलूम का कुछ काम कर रहे थे, ठीक है, उसका उसका हाथ ही दोनों वहीं पर कट गए, जो भी, तो वो परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, तो फिर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा बाय दी कोर्ट, ठीक है। और उसके बाद मिसकंडक्ट, कोई पार्टनर इतने ज्यादा मिसकंडक्ट कर रहे हैं जिससे कि क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ मिसकंडक्ट ऑन द बिजनेस, इस मिसकंडक्ट से आपके बिजनेस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, तो भी कोर्ट इंटरफेयर करके आपके फॉर्म को डिसॉल्व कर पाएगा, ठीक है। ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट, आप जानबूझ के क्या कर रहे हो, देखो मैंने लिखा है यहाँ पर, जानबूझ के एग्रीमेंट के खिलाफ जाना, आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो कि जो जो एग्रीमेंट में लिखी है आप उसके खिलाफ ही जाते जा रहे हो, ठीक है, तो आपने एग्रीमेंट में जो लिखा है उसको तो फॉलो वैसे भी नहीं कर रहे हो, तो फॉर्म की एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, तो फॉर्म को डिसॉल्व करो, ठीक है। कोई पार्टनर जानबूझ के गबन करे जा रहे हैं, ठीक है, एररनेस अकाउंट्स रखे जा रहे हो, उसका जो सही अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन होता है वो आप नहीं रख रहे हो, छुपा रहे हो, ठीक है। मोर देन कैश अलाउड, जितना कैश अलाउड नहीं है पार्टनरशिप में उससे ज्यादा आप कैश रख रहे हो। उसके बाद कोई पार्टनर्स या फिर उसके कोई मतलब रिक्वेस्ट पर जो आपको अकाउंट मांग रहे हैं, उनको अकाउंट्स नहीं दे रहे हो देखने के लिए, ऐसे सो मैनी रीजंस जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करेगा कोर्ट, है ना। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट वेयर द पार्टनर अदर देन द पार्टनर इन स्यू हैज ट्रांसफर द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट, देखो क्या हो गया कि मतलब जो पार्टनर स्यू कर रहा है ना, उसके अलावा सारे पार्टनर से अपना इंटरेस्ट ही किसी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। जब आपका आपके पार्टनरशिप में कोई हित ही नहीं है, मतलब आपकी पार्टनरशिप तो वैसे भी डिसॉल्व हो ही गई, ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में फिर कोर्ट आपका इंटरफेयर करके डिसॉल्व करवा देता है, ठीक है। कंटिन्यूस या परपेचुअल लॉसेस, आपके बिजनेस पे कंटिन्यूसली बेसिस पर लॉसेस ही चल रहा है, तो फिर कोर्ट ऑर्डर देगा आपको, ठीक है। जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, ऐसे भी बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं जब कोर्ट को उचित लगता है कि इस पार्टनरशिप का होने से ना होना ज्यादा बेहतर है, तो कोर्ट क्या कर देता है, उसको ऑर्डर दे देता है। आपके मैनेजमेंट में प्रॉपर वर्क नहीं चल रहा है, ठीक है, पार्टनर्स आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स बिटवीन दैम, जो उनके टर्म्स थे, रूल्स रेगुलेशंस जो उन्होंने डिफाइन किए थे खुद ही डीड में, वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो भी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद है अपना डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म, हाँ ये पूरा चार्ट है जो अपन ने ऊपर पढ़ा ना, वो पूरा चार्ट है, ठीक है। एक बार क्विकली चार्ट को देख लो, डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, एक तो बिना ऑर्डर के कोर्ट के, और बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट में ये तीन चार रीजंस हैं, ठीक है। विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट में कि म्यूचुअल एग्रीमेंट ही आपका ऐसा था, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, फिर हैपनिंग ऑफ इवेंट जो अपन ऊपर देख चुके हैं।
नेक्स्ट टॉपिक कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसोल्यूशन हो गया अब फर्म का, तो अब उसके बाद क्या परिणाम होते हैं? सब कुछ खत्म हो गया, तो अब उसमें भी क्या है देखो, लायबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन। ठीक है, पार्टनर्स का लायबिलिटी है डिसोल्यूशन के बाद भी, कहाँ कहाँ पर, वो हम देखते हैं एनालिसिस में। Section 45 has twofold objectives. It seeks to protect third party dealing with the firm who had no notice of the prior dissolution. देखो, ये सेक्शन उनके भी फेवर में है जिनको ये नहीं पता है कि आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है। आई मीन इट्स इन अ फेवर ऑफ थर्ड पार्टी टू, थर्ड पार्टी के भी फेवर में है कि आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है, बट उसको पता नहीं है क्योंकि आपने पब्लिक नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन नहीं दिया है। ठीक है, अब उनको पता नहीं है, इसकी वजह से आपका जो लायबिलिटी है टुवर्ड देम, आपको वो फुलफिल करना पड़ेगा। First thing. Second thing is also seeks to protect partner of a dissolved firm from liability toward third parties. ऊपर जो था वो कैसा था कि थर्ड पार्टी को पता नहीं था, और नीचे ये लिखा हुआ है कि पार्टनर्स के लिए भी प्रोटेक्ट करता है कि अब डिसोल्यूशन हो गया तो वो अपनी लायबिलिटीज को टुवर्ड थर्ड पार्टी कैसे पे करे। एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, एक्स एंड वाई हु कैरीज ऑन बिजनेस इन अ पार्टनरशिप फॉर सेवरल ईयर। बहुत सारे समय तक एक्स और वाई एक बिजनेस कर रहे थे, ठीक है, पार्टनरशिप, बट फेल टू गिव अ पब्लिक नोटिस। अब उन्होंने डिसोल्यूशन किया दिसंबर में, लेकिन उन्हें पब्लिक नोटिस नहीं दिया। ऑन December 20, 1 दिसंबर को उन्होंने डिसॉल्व कर दिया। December 20 में क्या हुआ, एक्स बोरोड इन द फर्म नेम एज अ सर्टेन सम ऑफ द मनी फ्रॉम आर। एक्स ने कुछ पैसा बोरो किया आर से फर्म के नेम पर। Who was ignorant about the dissolutions? जिस बेचारे आर को पता नहीं था कि फर्म डिसोल्यूशन में जा चुकी है। In such case, Y is also be liable for the amount because no public notice was given. Public notice नहीं दिया मतलब यहाँ पर सिर्फ X का liability नहीं है toward third party, द वाई का भी लायबिलिटी। द रीजन बीइंग, जब वो दोनों पार्टनर थे तब दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि आपको पब्लिक नोटिस दो, पब्लिक को ये बताओ कि हम खत्म होने जा रहे हैं। और अगर आपने नहीं बताया, मतलब माना जाएगा कि एक्स की गलती में वाई भी शामिल है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि गलत अगर हो रहा है तो आवाज उठाओ, आवाज वाई ने नहीं उठाई, इट मीन्स वो भी गलती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज राइट ऑफ अ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। ठीक है, सब कुछ खत्म करके आटा बाटी कर लो। कैसा? राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन, की डिसोल्यूशन हो गया, अब पार्टनर्स के भी कुछ राइट है। क्या राइट है कि भाई जो फर्म की असेट्स है हम उनको बेचना चालू करेंगे, उसका जो पैसा आएगा पहले आउटसाइड लायबिलिटी चुकाएंगे, आउटसाइड लायबिलिटी चुकाने के बाद जो पैसा बचेगा उसके बाद हम इंटरनल लायबिलिटी, पार्टनर ने अपन को कैपिटल से ज्यादा पैसा भी अगर दिया हुआ रहता है तो भी हमें वापस करना पड़ता है ना, पहले तो पार्टनर हमें कैपिटल देता है, हो सकता है फर्म उनसे कैपिटल के अलावा भी कुछ पैसा ले। ठीक है, तो फर्म ने जब कैपिटल के अलावा पैसा लिया तो वो पे करे, फिर उसके बाद लास्टली जो प्रॉफिट बच जाता है वो पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दे। ठीक है, इन शॉर्ट पार्टनर्स का अगर वाइंडिंग अप के समय अगर कुछ लायबिलिटी है तो उनके कुछ राइट्स भी हैं। ऑफ कोर्स जहां जहां आपका लायबिलिटी वहां वहां आपका राइट, जहां जहां आपका राइट वहां वहां आपका लायबिलिटी। राइट, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। होता क्या है, वाइंडिंग अप के टाइम पर भी बहुत सारा फाइलिंग लगता है। अपन ने बोल दिया कि वाइंडिंग अप हो गया, इट डजंट मीन रजिस्ट्रार आया आपके इसको पार्टनरशिप को ताला लगा के चला गया। उसके लीगल वे में रूट्स हैं, उसकी फॉर्मेलिटीज हैं, आपको ड्राफ्टिंग करना पड़ता है, रेजोल्यूशन पास करने पड़ता है, सभी का मीटिंग्स लेना पड़ता है, वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहते हैं, उनको लीगली वे में सब कुछ बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे भी जो काम है तो वहां पर भी उनका अथॉरिटी है पार्टनर्स का कि जब तक ये पूरी चीजें कंप्लीट नहीं होती है तब तक आपको सारी चीजों में साथ देना है। ठीक है, ये मैं समरी समरी बता रही हूँ, आपको डीपली इसमें जाकर पढ़ना है। एंड ऑलमोस्ट मेरा लेक्चर ओवर होने में होगा, जिस ऐप में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, तो मैं ग्रीटिंग्स आपको अभी दे देती हूँ। थैंक यू सी रवि सर, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग मी एंड वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। और अभी है मेरा टॉपिक, बट मैंने पहले इसीलिए बोल दिया क्योंकि वीडियो कभी भी शट डाउन एकदम हो जाएगा। सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है, लास्ट में जब हम वाइंडिंग अप पर चल ही रहे हैं तो पार्टनरशिप के अकाउंट्स का कैसे सेटलमेंट किया जाएगा, उनको कैसे कैसे पे किया जाएगा, क्या क्या आपका सीक्वेंस होगा, जो कि मैंने इन शॉर्टली आपको बता दिया कि पहले पूरा कोशिश हमारा ये रहता है कि आउटसाइडर को पे किया जाए, आउटसाइडर को पे करने के बाद जो आपका बचता है इंटरनल पेमेंट किया जाए। इंटरनल पेमेंट बोले तो कैपिटल के अपार्ट अगर किसी ने एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो वो दिया जाए। ठीक है, वो देने के बाद पार्टनर्स की कैपिटल रीपे की जाए, कैपिटल रीपे करने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो वो प्रॉफिट है, केक कटता है, सब में बढ़ता है, आप आपस में बांट के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ओके, now chapter is over, so thank you so much for watching me once again. Thank you. Bye bye, have a good day. I hope you liked it.